जीवन यात्रा के नितांत विश्रामों को पार करते हुए संभोग से समाधि की ओर मैं पहुंच चुका था। तपोवन ओशो आश्रम। मानसिक ऊर्जा को भौतिक ऊर्जा में बदलने के लिए यहाँ नृत्य का सहारा लिया जाए। मैं ऐसा नाचा कि शरीर से बिजली बनने लगी। लोगों को मेरा नाच रुकवाना पड़ा। बिजली के झटके से बुजुर्ग की मौत भी हो चुकी थी और समय से पहले बुढ़ऊ ने अपना बचपन खो दिया। इस घटना से सभी शौक थे और उन्होंने शौक सभा रखी। मन को खोदते हुए मैं टटोलने लगा। तभी पंच महाभूत इकट्ठा हुए और बोले मजा करो। लोगों को दुख से निकालने के लिए मैंने गाना बजवा दिया। तप्पड़ मारूंगी तप तप तप्पड़ मारूंगी। एक लड़की सीरियस हो गई, उसने मुझे एक चाटा रसीद कर दिया। दरअसल मैं वहाँ के लोगों को अपने कल्ट में शामिल करना चाहता था। मैंने उनको अपने प्रवचन सुनाने शुरू कर दिए, पर फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कल्ट फिट का सब्सक्रिप्शन पहले ही ले रखा था। नहाऊं कि कूद के मर जाऊंगी ये सोच के एक फॉरेनर वहीं नदी के पास खड़ा था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं फॉरेनर कब बनूं। फिर याद है कि मैं नेपाल वालों के हिसाब से फॉरेनर ही हूँ। इस कम्यून में चारों तरफ कसूरी मेथी के खेत लहलहा रहे थे। लड़की ने पूछा कि मुझे मोक्ष प्राप्त कब होगा। मैंने बोला 2 दिन शेव नहीं करोगे तो अपर लिप्स पे मोक्ष अपने आप आ जाएगा। मार न खा जाओ इसलिए सर पर दौड़ गया और मुझे मेरे कल्ट का पहला फॉलोअर मिल गया जो एक कुकुर था। भारत की अर्थव्यवस्था पर मेरे विचारों से वो बहुत प्रभावित था। देश की न्याय व्यवस्था में कैसे सुधार हो इस पर भी हमने चर्चा की। कुकुर और वानर का युद्ध कैसे रुके इस पर भी गहन चर्चा हुई। आश्रम में कई सन्यासी जहाँ स्वयं की तलाश कर रहे थे, वहीं कई भोजन भट्ट यहाँ दिन रात भोजन ही चापने में लगे हुए। पर यहाँ की दाल मखनी ने मुझे भी दीवाना बनाया। स्वामी जी से भी मैंने गंभीर विषयों पर चर्चा की, जैसे ब्राउन रंग किसने लिखा है। स्वामी जी ने बताया कि जिसके पास पेन थी उसी ने लिखा है।